Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter India on the Eve of British Conquest, the book that we are referring to as Spectrum. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब जो थे उन्होंने एक्सेलरेट किया डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. लास्ट के दो वीक रूलर्स हमने देखे नहीं थे. हमने शाह आलम टू तक देखा था. अब हम देखने वाले हैं अकबर टू. अकबर टू के बारे में इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, दैट ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय. ओके, राइट. अकबर टू के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है दैट ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय. सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अकबर टू इज कि इस वक्त कॉइन्स बेयरिंग द नेम्स ऑफ मुगल एम्परर्स वर स्टॉप्ड. ठीक है, तो अब से जो मुगल एम्परर के नाम वाले कॉइन्स हैं वो इस वक्त स्टॉप हो गए थे. इसके बाद द इनफेमस बहादुर शाह बिकेम द एम्परर. बहादुर शाह टू 1837 से लेके 57 तक थे. इनको आप बहादुर शाह टू या फिर बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं. ओके, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसमें इनका नाम हमने बहुत देखा है और वी स्टडीड रिवोल्ट ऑफ 1857 और सिंबॉलिक हेड जो है स्टेट का वो बहादुर शाह को बनाया गया था, ये भी आपको पता है. बट ऑफ कोर्स ही वाज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश एंड ही वाज सेंट टू रंगून और रंगून में ही डाइड इन 1862. इन लीगल टर्म्स द मुगल एम्पायर जो है केम टू एन एंड ऑन November 1st, 1858 with the declaration of Queen Victoria. ठीक है, तो अगर लीगली आप बोले कि ब्रिटिश मुगल एम्पायर कब एंड हुआ तो दैट वाज November 1st, 1858 जो कि डेक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया था. राइट, उस दिन आप बोलेंगे कि मुगल एम्पायर जो है फाइनली ऑफिशियली एंड होता है. Causes of decline of the empire. Of course, अगर आप कोई भी इवेंट को एनालाइज करें तो हर इंसान का एनालिसिस ऑफ दिस इवेंट जो होगा वो अलग होगा. हिस्टोरियंस के बीच में भी डिबेट है एज टू व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन फॉर द मुगल एम्पायर टू डिक्लाइन. बहुत सारे डिवाइडेड ओपिनियन है. दो ब्रॉड यहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियन जो दिखते हैं वो है एक खुद की गलती से एम्पायर रिलेटेड इश्यूज, सेकंड इज रीजन रिलेटेड. तो जो एम्पायर रिलेटेड या मुगल सेंट्रिक व्यू है वो ये कहता है कि कॉजेज ऑफ डिक्लाइन जो है वो खुद की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में ही लाई करता था मुगल एम्पायर की. ठीक है, रीजन रिलेटेड व्यूज जो है वो ये फाइंड करता है कि मुगल डिक्लाइन टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर देखने को मिला. तो ये पार्ट बाय पार्ट डिक्लाइन था और रीजन रिलेटेड डिक्लाइन था, स्ट्रक्चर रिलेटेड नहीं था. ठीक है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए और हम दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे. हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि ऑफ कोर्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर जो है वो औरंगजेब की रेन में शुरू हो गया था, लेकिन उसकी मोमेंटम इंक्रीज हुई थी आफ्टर हिज डेथ और उनकी जो डेथ है वो हुई थी 1707 में. राइट, कंडीशंस ऐसी थी कि प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन जो है वो चेक नहीं हो सकता था. मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया गया बाय सेवरल चीफ्स एंड रूलर्स, लेकिन कोई भी चीफ एंड रूलर जो है वो असर्ट नहीं कर पाया इंडिपेंडेंस इन फ्रंट ऑफ द मुगल्स, क्योंकि इंपीरियल माइट थे वो ऑब्वियसली उनके पास जो पावर थी डिस्पोजिशन के लिए वो इतनी ज़्यादा थी कि कोई और एम्पायर उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया. राइट, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि इवन इफ स्मॉल रीजनल पावर्स जो है वो सामने आने की कोशिश कर रहे हैं लाइक द सिख्स, मराठास, राजपूत्स, उनके पास उतनी कैपेसिटी थी नहीं कि वो पूरे मुगल एम्पायर को ओवरथ्रो कर पाए. तो ऑब्वियसली सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब जो है उनको इतने इनकेपेबल होना जरूरी है
कि वो ऐसे रीजनल शिफ्ट को चेक ना कर पाए, और वही था। ये माना जाता है कि जो औरंगजेब के सक्सेसर्स थे वो केपेबल रूलर्स नहीं थे, नहीं तो ये एम्पायर जो है ये इसका डिक्लाइन नहीं होता। इसके अलावा मेजर फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिफ्टिंग ऑफ एलिजियंस ऑफ जमींदार्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जागीरदारी क्राइसिस। ये इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मुगल स्टेट में दो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती थी जिनके पास पावर होता था, राइट, मिडीवल टाइम में। पहले थे जमींदार्स और सेकंड थे नोबल्स, राइट, जमींदार्स एंड नोबल्स। जमींदार्स कौन थे, इनके बारे में पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ लैंड थे। हेरिडिटरी का मतलब समझते हो ना आप, एक जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन जो होता है, राइट। तो हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ लैंड थे, राइट। इनकी जो प्रिविलेजेस थी वो भी हेरिडिटरी थी। इन्हें आप किन नाम से जानते थे? रायज, ठाकुर्स, कुट्स, देशमुख्स। ओके, इनकी जो पोजीशन थी वो एम्पायर में क्यों स्ट्रांग थी? क्योंकि इनका काम था कलेक्शन करना रेवेन्यू का, एंड ऑल्सो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। ध्यान से सुनो, जमींदार्स कौन थे? जमींदार्स जो थे वो हेरिडिटरी ओनर ऑफ लैंड थे, वो प्रिविलेजेस भी उनके हेरिडिटरी होते थे। इनको आप राइस, ठाकुर, कुट्स, देशमुख के नाम से भी जानते हो। ये क्या करते थे? ये कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में हेल्प करते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। इसीलिए इनके पास दे यूज टू मेंटेन सोल्जर्स, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे तो ऑब्वियसली सोल्जर्स की नीड है, इसलिए ये सोल्जर्स को मेंटेन करते थे, राइट। मुगल्स के टाइम पर आप देखेंगे कि ऑफ कोर्स मुगल्स ने ट्राई किया कि वो कर्ब करे पावर ऑफ जमींदार्स और डायरेक्ट कांटेक्ट बना पाए विद पेजेंट्स, बट पूरी तरीके से मुगल्स जो है सक्सीड नहीं हुए थे। औरंगजेब की रेन के दौरान ही यू सी कि एक इंक्रीज इन पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जमींदार जो है वो देखने को मिल रहा है। बिगेस्ट फॉल आउट इसका क्या हुआ? रीजनल लॉयल्टीज जो है वो एनकरेज होने लग गई। बहुत सारे लोकल जमींदार जो है वो नोबिलिटी को हेल्प करने लग गए, ओके, नोबल्स को हेल्प करने लग गए, जो कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में एस्टैब्लिश किया कि अनदर पावरफुल क्लास थी ऑफ द एम्पायर, राइट। और नोबल्स ने ये किस चीज में हेल्प कर रहे हैं कि नोबल्स जो है वो एडवांटेज ले पाए सिचुएशन का, वीकनेस ऑफ एम्पायर का, और अपने लिए खुद की इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है वो कार्व आउट कर पाए। तो ये थे जमींदार। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? टू रिमेंबर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग ऑफ सोल्जर्स एंड हेरिडिटरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नाउ वी कम टू जागीरदारी क्राइसिस। जो नोबिलिटी है वो कौन है? इट कंप्राइजेस ऑफ पीपल ईदर who were either assigned large जागीर्स और मनसब्स, ठीक है। नोबिलिटी वो थे जो जिनके पास असाइंड थी जागीर्स और मनसब्स, और जिनको सूबेदार बनाया गया था इन मुगल सूबास, ठीक है।
तो सुबास का सूबेदार मनसब या जागीर अगर किसी को असाइन की गई हो तो वो नोबिलिटी में आते थे, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू मेंटेन दीज। राइट। यहां पे अगर आप देखें तो इस क्लास में बहुत सारे राजपूत्स, सूबेदास, मनसबदास, ये सब आते थे नोबिलिटी में। ठीक है, सूबेदार्स, मनसबदार्स, these were parts of okay, these comprise the nobility। नोबिलिटी का काम क्या था? मुगल एम्पायर को एक्चुअली में क्या बोला जाता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि नोबिलिटी की फंक्शनिंग क्या थी। रूल ऑफ नोबिलिटी बोला जाता था मुगल एम्पायर को। वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि नोबिलिटी का इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल था इन एडमिनिस्टरिंग द एम्पायर। तो एडमिनिस्टर करने में हेल्प करते थे एम्पायर को। राइट। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने एक बहुत ही क्लोज नेट, वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किया था नोबिलिटी के लिए, बट नोबिलिटी के बीच में ही बहुत सारी डिवाइसिवनेस थी, which was based on religion, होमलैंड, ट्राइब, और इसी वजह से नोबिलिटीज ने इन्हीं डिविजन्स की वजह से अपना अपना एक ग्रुप बना लिया। म्यूचुअल राइवलरी थी उनके बीच में, और हमेशा जब म्यूचुअल राइवलरी होती है तो एक कॉन्टेस्ट होता है फॉर पावर बिटवीन देम, बिटवीन वेरियस ग्रुप्स। राइट। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो म्यूचुअल राइवलरी है ये बड़ी होती गई, इस वजह से डिवाइसिवनेस बड़ा होता गया। इस वजह से लेटर जो मुगल्स हैं, जो कि वीक रूलर्स थे, वो तो थे ही, ऑफ कोर्स डिवाइसिवनेस इन नोबिलिटी भी है, तो प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर जो है वो नीचे हो गया। ऑल्सो डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर हुआ। अगर कोई डिवाइसिव है और कांस्टेंट पावर के लिए कॉन्टेस्ट चल रहा है, ग्रुप्स में बटे हुए नोबिलिटीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, रूल ऑफ नोबिलिटी बोला जाता है, तो क्या डिक्लाइन ऑफ एम्पायर नहीं होगा? इट इज इनएविटेबल। राइट। तो देयर वर मेनी रीजंस, दीज वर टू ऑफ द मेजर रीजंस। ठीक है। इसके अलावा अनदर मेजर रीजन इज राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। औरंगजेब के टाइम पर ही बहुत सारे पावरफुल रीजनल ग्रुप्स लाइक जट्स, सिख्स, मराठास जो हैं वो अथॉरिटी को डिफाई करने लग गए। ठीक है। ऑफ कोर्स वो उस वक्त अपने एफर्ट्स में सक्सीड नहीं कर पाए, बट उन्होंने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया। राइट। उनकी खुद के जो रीजन्स थे वहां पे आप देखेंगे कि आगे चल के कैसे कार्व आउट हो रहा है रीजन। ठीक है। कंटिन्यूअस स्ट्रगल उनका चला एम्पायर के खिलाफ, ताकि वो पॉलिटिकली आगे बढ़ पाए, अपने लिए खुद के रीजन्स को कार्व आउट कर पाए। कि इनकी मैं बात कर रही हूँ मराठा, सिख्स, जट्स। राइट। आप ये देखेंगे कि औरंगजेब और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वन ने अटेम्प्ट किया टू सप्रेस द राजपूत्स, और ऑफ कोर्स आप सप्रेशन करोगे तो क्या होगा? रिटेलिएशन होगा। और ऑफ कोर्स इसके जवाब में राजपूत्स जो है उनने सेवरल बैटल्स ली अगेंस्ट द मुगल्स। क्या थी ये, कैसे कन्फ्रंटेशन हुए हैं, वो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, नॉट राइट नाउ। राइट। लेटर मुगल्स जो है वो आप देखेंगे कि दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन विद राजपूत्स।
क्या हुआ यहाँ पर, हमने देखा कि राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस हो रहे हैं औरंगजेब के टाइम पर ही। कौन है जो रीजनल एस्पिरेशंस को एम कर रहे हैं? जट्स है, राजपूत है, मराठास है। औरंगजेब एंड बहादुर शाह वन क्या करते हैं? राजपूत को सप्रेस करते हैं। ऑफ कोर्स जो राजपूत है वो अगेंस्ट हो जाते हैं मुगल्स के, राइट? किस तरीके से अगेंस्ट होते हैं वो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन जो बाकी फ्यूचर मुगल्स हैं आफ्टर बहादुर शाह वन, उनको ये समझ आ जाता है दैट ओनली अ पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन कैन हेल्प इन दिस सिचुएशन, और वो रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं विद राजपूत्स। बट ऑफ कोर्स ऑलरेडी जो ट्रस्ट है यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, एंड जो राजपूत हैं दे नो लॉन्गर ट्रस्टेड द मुगल्स, इसलिए अलाई करना भी उनके साथ मुश्किल हो गया था। ठीक है, मराठास की अगर आप बात करें तो मराठास आपको पता ही है कि कितनी फॉर्मिडेबल आर्मी थे वो। उनका जो एम था एट फर्स्ट वो रीगेनिंग कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ महाराष्ट्र था, लेकिन लेटर आप देखेंगे कि इट वेंट ऑन टू इंक्लूड लीगल सैंक्शन फ्रॉम मुगल एम्परर फॉर कलेक्टिंग सरदेशमुखी, चौथ थ्रू आउट इंडिया। तो आप इससे आपको पता चलेगा कि पहले जो रीजनल एस्पिरेशन से शुरू हुआ था वो लेटर एक नेशनल एस्पिरेशन की तरफ आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, देखेंगे कि इनका एक नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, शिफ्ट नहीं बेसिकली नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं रीजन्स ऑफ गुजरात, मालवा, यहां पे भी स्प्रेड हो जाते हैं, बुंदेलखंड। तो मराठास का स्प्रेड आपको इन रीजन्स की तरफ भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट भी दिखेगा, राइट? तो आप यहां पे देखेंगे कि कैसे राजपूत का स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्पायर एंड द ग्रोइंग अम्बिशन ऑफ पावर ऑफ मराठास एडवर्सली इफेक्ट करते हैं मुगल और उनकी माइट को, राइट? इसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन विच वॉज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम जो थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। क्या हुआ एक्चुअली में कि नंबर ऑफ अमीर्स जो हैं, राइट, एंड देयर रैंक्स और मनसब्स, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता गया ओवर टाइम शार्पली। और ऑफ कोर्स अगर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्रीज होते हैं तो जाहिर सी बात है हर स्टेक होल्डर को जो मिलना था उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, तो लिटिल लैंड लेफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम एज जागीर्स। तो बहुत ही लिटिल, क्योंकि इतना नंबर इंक्रीज हो चुका है मनसब्स का, अमीर्स का, कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंड जो है वो लिटिल बचा हुआ है। औरंगजेब ने ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश की। कौन सी प्रॉब्लम? ऑफ अक्यूट शॉर्टेज ऑफ जागीर्स और बेजागिरी। ठीक है, क्या हुआ? औरंगजेब ने ये सॉल्व करने की कोशिश की। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की औरंगजेब ने? आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन सो यू नो दिस while selecting the right option. He tried to solve the problem of acute shortage of जागीर्स और बेजागिरी। कैसे सॉल्व करने की प्रॉब्लम ये उनने कोशिश की, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था। उन्होंने क्या किया? ही ट्राइड टू शो एनहांस्ड इनकम, he tried to show enhanced income from Jagirs on record. ठीक है, एक तरीके से बैलेंस शीट में ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो जागीर्स है
उससे इनकम ज्यादा आ रही है। ठीक है, ऐसा था नहीं, बट ऐसे दिखाने की कोशिश की गई। ऑब्वियसली ये एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट साइटेड मेजर्स था। एज Amirs, what they did was they tried to recover the recorded income from their jagirs by pressurizing the peasantry. क्या हुआ यहाँ पर? औरंगजेब ने ये दिखा दिया कि एनहांस्ड इनकम है। इसका इससे कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो अमीर्स हैं वो दे वर ट्राइंग टू रिकवर द इनकम मेंशन्ड ओवर हियर। ये एनहांस्ड इनकम को रिकवर करने की वो कोशिश कर रहे थे, राइट राइट। कैसे कर रहे थे? अपने जागीर्स के थ्रू। कैसे? बाय प्रेशराइजिंग हूं? ऑफ कोर्स द डाउन ट्रॉडन, द पेजेंट्री। तो आप देखेंगे कि बोथ अमीर्स जो है और बोथ एंड पेजेंट्स, ये दोनों ही एंटेगनाइज हो चुके हैं इस वक्त तक। इसके अलावा आप देखेंगे देयर वर वॉर्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ द एम्परर्स एंड ऑफ द अमीर्स एज वेल। ठीक है, देयर वाज रिडक्शन इन खलिसा लैंड। इन तीनों की वजह से आप देखेंगे कि बर्डन आ गया स्टेट पर। बर्डन आ गया तो ऑफ कोर्स क्या हुआ? एक्सपेंडिचर जो है स्टेट का वो ज्यादा हो गया फ्रॉम इनकम। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इस वक्त में नहीं इंप्रूव हुई। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। जो फ्लरिशिंग ट्रेड था एक टाइम का, वो अब एनरिच नहीं कर पा रहा था एम्पायर को, और यूरोपियन ट्रेडर्स की यहाँ पे एंट्री हो जाती है इसी वक्त। तो ये जो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है ये मल्टीप्लाई होते गए, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद जो रूलर्स थे वो स्ट्रांग नहीं थे। तो अल्टीमेटली अगर स्ट्रांग रूलर्स होते तो शायद कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती थी, बट उनका नहीं होना एक्चुअली एक्सेलरेटेड द डिक्लाइन। ओके, राइज ऑफ रीजनल स्टेट देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर आप स्टेट्स देखें जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के रिजल्ट से बने हैं, तो यहां पे आपको 3 टाइप के स्टेट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है सक्सेसर स्टेट्स, देन यू हैव इंडिपेंडेंट किंगडम्स, एंड यू हैव न्यू स्टेट्स। सबसे पहले न्यू स्टेट्स देख लेते हैं। जो न्यू स्टेट्स थे ना, वो सेटअप हुए थे बाय रिबेल्स अगेंस्ट मुगल एम्पायर। इनके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देखेंगे आप सिख स्टेट्स, यू हैव जट स्टेट्स एंड यू हैव मराठा स्टेट्स। ये थे रिबेल्स अगेंस्ट हु? अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। और उन्होंने जो जिस वजह से उन्होंने स्टेट बनाया वो हम डिटेल जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट वाज द कोर्स ऑफ इवेंट्स। बट ये थे रिबेल्स जिन्होंने न्यू स्टेट्स बनाए बिकॉज दे वर रिबेल्स अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। इंडिपेंडेंट किंगडम्स की अगर आप बात करें तो यहां पे जो स्टेट्स हैं वो एग्जिस्टेंस उनका प्राइमरीली इसलिए आया क्योंकि देयर वाज डीस्टेबलाइजेशन ऑफ मुगल कंट्रोल। ठीक है, मुगल का कंट्रोल इन जगहों पे डीस्टेबलाइज हुआ, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन पाए। एग्जाम्पल है मैसूर एंड राजपूत स्टेट्स। अगर हम सक्सेसर स्टेट्स की बात करें, ये तीसरे टाइप के स्टेट्स थे। ये कौन थे? ये एक्चुअली मुगल प्रोविंसेस थे।
जो ब्रेक अवे हो गए फ्रॉम एम्पायर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दे डिड नॉट चैलेंज सॉवरेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर। तो जो सक्सेसर स्टेट्स थे उन्होंने सॉवरेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर को चैलेंज नहीं किया। सबसे टॉप पे मुगल्स है ये मान लिया, ठीक है, लेकिन वर्चुअली इंडिपेंडेंट और हेरिडिटी अथॉरिटी जो है उन्होंने बना ली गवर्नर्स के साथ मिलके। ठीक है, और यहां पे इमर्जेंस हुआ ऑटोनमस पॉलिटी इन टेरिटरीज में। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो वो है अवध, वो है बंगाल और हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में हम थोड़ा सा देख चुके हैं, इफ यू रिमेंबर, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन व्हेन आई वाज टेलिंग यू, तो मैंने हैदराबाद के बारे में बताया था। तो 3 यहाँ पे आपको स्टेट्स देखने को मिलते हैं, सक्सेसर, इंडिपेंडेंट किंगडम एंड न्यू स्टेट। सक्सेसर स्टेट्स क्या है, ये मुगल प्रोविंसेस के स्टेट थे जो वहां से ब्रेक अवे हुए। ठीक है, इन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया सॉवरेनिटी ऑफ मुगल्स। ओके, इतना क्लियर है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट हुआ वर्चुअली इंडिपेंडेंट एंड हेरिडिटरी अथॉरिटी का गवर्नर्स के थ्रू। इसलिए यहां पे ऑटोनमस पॉलिटी तो देखने को मिलती है, बट सॉवरेनिटी के अगेंस्ट ये नहीं गए मुगल्स के। एग्जाम्पल में हमने देखा हैदराबाद, बंगाल एंड अवध। इसके बाद हमने देखे इंडिपेंडेंट किंगडम्स। इंडिपेंडेंट किंगडम्स क्यों आए, क्योंकि देयर वाज डिस्टेबलाइजेशन ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर दीज एरियाज। एग्जाम्पल क्या है, मैसूर, राजपूत्स। न्यू स्टेट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो न्यू स्टेट्स वो थे जो कि रिबेल्स थे अगेंस्ट मुगल्स। ये कौन थे, दे वर द मराठास, जट्स एंड सिख्स। करेक्ट। हम इंडिपेंडेंट किंगडम्स और ये जो रीजनल किंगडम्स हैं इन सब के बारे में थोड़ा